दोस्तों, आप जब सुबह उठते हैं और आप अपना मोबाइल चेक करते हैं तो पाते हैं कि आपके मेहनत से कमाया हुआ पैसा जिस बैंक अकाउंट में रखा हुआ था वो अकाउंट लॉक हो चुका है। आप न यूपीआई से पैसा भेज पा रहे हैं, ना गूगल पे, ना फोन पे, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, न एटीएम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। एटीएम में जाकर के पैसा विड्रॉल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी लॉक हो चुका है। अब आप दौड़े दौड़े जाते हैं बैंक में जाकर के पता करते हैं कि मैं अपने अकाउंट से पैसे को ट्रांसफर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो बैंक वाले जवाब देते हैं कि आपके अकाउंट को साइबर डिपार्टमेंट ने फ्रीज कर दिया। आप कहेंगे यार किस रीजन से फ्रीज कर दिया गया? तो वजह बताया जाएगा। आपके फोन में एक एप्लीकेशन पड़ा हुआ है जिससे आपने 500, 5000 या कोई भी अमाउंट का क्रिप्टो P2P ट्रेडिंग किया था। ये जो P2P ट्रेडिंग आपने किया, इसी वजह से आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया। आप कहेंगे ये तो कोई गलत चीज नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग किया है। क्रिप्टो ट्रेडिंग करना इंडिया में इलीगल तो है नहीं, तो फिर यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई? इसीलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में जानेंगे कि P2P ट्रेडिंग करने पे अकाउंट लॉक क्यों किया जाता है, फ्रीज क्यों किया जाता है, ये P2P ट्रेडिंग नॉर्मल ट्रेडिंग से डिफरेंट कैसे हो जाता है। अगर आपको P2P ट्रेडिंग करना ही है बिना अकाउंट लॉक किए हुए सेफ तरीका से कैसे कर सकते हैं, और अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है या किसी का हो गया है तो उसको अनफ्रीज कैसे। मतलब सीधी सी बात है, ये P2P ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट का सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिलेगा। वीडियो को लीव मत करिएगा, एक सेकंड के लिए भी छोड़िएगा। आपको इतना तो पता होगा कि अभी इंडिया में हजारों पर डे जो अकाउंट होता है उसको फ्रीज किया जा रहा है, और रीजन उसके पीछे एक ही है कि P2P ट्रेडिंग इस बंदे ने किया, इसके कारण से अकाउंट को लॉक कर दिया। वो लोग कुछ मिस्टेक कर, लेकिन पहले आप समझते हैं कि ये P2P का मतलब क्या है। P2P का मतलब है पीयर टू पीयर। बात यह है अपने देश में दो तरीका है जिससे हम लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब क्रिप्टो खरीद बिक्री कर सकते हैं। पहला यह है कि आप जाइए क्रिप्टो एक्सचेंज पे, और क्रिप्टो एक्सचेंज पे जा करके आप एक्सचेंज वाले को पैसा दीजिए, वो आपको क्रिप्टो देंगे, या आपके पास जो क्रिप्टो है उस एक्सचेंज पे सेल करिए और इसके बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। ये नॉर्मल उसी तरह से है जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद बिक्री करते हैं। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में आप जाते हैं, आपके पास कोई शेयर रहता है, आप उस मार्केट प्लेस पे जा करके इसके बाद उस एक्सचेंज पे बेचते हैं और आपका अकाउंट आपके में, मतलब कि जो पैसा होता है जितना का शेयर बेचे आप, उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। इस बीच में कुछ ट्रांजैक्शन फी देना पड़ता है जो सरकारी फी होता है। और इसी तरह से अगर आपके पास पैसा है, आप किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप जाते हैं एक्सचेंज पे, आप उस फलाने जो एक्सचेंज पे जा करके कोई भी जो आप एक्सचेंज चूज करते हैं, BSE NSE जो भी चूज करें, और जो भी शेयर होता है उस शेयर को आप वहां से खरीद लेते हैं पैसा दे करके। यही तरीका है। यही चीज होता है क्रिप्टो एक्सचेंज पे भी। लेकिन क्रिप्टो खरीदने का दूसरा भी तरीका है जिसे पीयर टू पीयर, मतलब 1 पर्सन टू सेकेंड पर्सन कहते हैं। बीच में कोई नहीं रहेगा तो ये कमीशन नहीं खाएगा, या तो कमीशन नेग्लिजिबल रहेगा या तो लगभग जीरो हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए लोग पीयर टू पीयर, मतलब कि P2P ट्रेडिंग करते हैं। ये P2P ट्रेडिंग समझ गए। अब समझते हैं कि लॉक होने के पीछे रीजन क्या है, आपका अकाउंट फ्रीज होने के पीछे रीजन क्या है। देखिए, उसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, और वो एग्जांपल उठाते हैं OLX की। जैसे OLX एक मार्केट प्लेस है, प्लेटफॉर्म है, जहां पे एक खरीदने वाला बंदा, जैसे कि कोई गाड़ी खरीदने वाला बंदा है, वो भी आता है और ब्राउज करता है, और कोई बेचने वाला बंदा आता है, वो भी वहां पे आकर के फोटो डालता है और इसके बाद वो बेचता है। बीच में कुछ भी नहीं है, आप वहां पे कांटेक्ट करिए और आप अपना काम। लेकिन यहाँ पे कभी कभी देखते हैं OLX पे फ्रॉड क्या होने लगता है। फ्रॉड की संख्या बढ़ गई क्योंकि बीच में मिडिलमैन नहीं रहता था जो इसको कंट्रोल करे, इसको मॉडरेट करे। यही चीज P2P ट्रेडिंग में हुआ कि P2P ट्रेडिंग में वहां पे कोई नहीं रहता था, कमीशन से बचने के चक्कर में, करने के चक्कर में, क्योंकि एक्सचेंज पे अगर आप जाते हैं तो आपको TDS भी देना पड़ेगा, और जितना का ट्रांजेक्शन किया है उस पर 30% आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, और 1% TDS वाला खेल तो आपको पता ही होगा। अब ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं कि बचना चाहते हैं कि यार मेरा लॉस प्रॉफिट की बात। P2P प्लेटफॉर्म पे होता यह है कि किसी के पास क्रिप्टो पहले से है, आप जाते हैं वहां पे अपना पैसा उसके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर करते हैं और वो आपको वॉलेट में क्रिप्टो भेज देता है। और अगर आपके पास क्रिप्टो है और आप बेचना चाह रहे हैं तो आप वहां पे एक तरह से बोली लगाते हैं कि मैं इतने रुपया में बेचना चाहता हूं, और अगला कोई इंटरेस्टेड पर्सन है वो आएगा, आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा डालेगा, और फिर आप उसके जो वॉलेट का एड्रेस है उसमें आप क्रिप्टो भेज दें। यही होता है। अब यहाँ पे खेल हो जाता है, जब आप वहां पे बिड लगाए, मतलब कि आप अपना क्रिप्टो बेचना चाहे और कोई बंदा आपके अकाउंट में पैसा भेज रहा है, तो ये पैसा फ्रॉड वाला पैसा हो सकता है। और चूंकि आप वहां पे सेल करने के लिए गए हैं, आपको पता नहीं है कि जो बंदा आपको पैसा भेज रहा है वो कहीं कहीं फर्जीवाड़ा करके तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं भेज रहा है। अगर ईमानदारी से भेज रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा,
लेकिन वो फ्रॉड का पैसा रहेगा और बाद में पीछे से कोई कंप्लेन कर देगा कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और वो पैसा किसके बैंक अकाउंट में गया है, उस अकाउंट को लॉक कर दिया जाए। इसको और बेहतर ढंग से समझते, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा समय दीजिए ताकि एक्सप्लेन एक एक पॉइंट को लॉजिक के साथ किया जा सकता है। अब क्या है कि आप तो क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए, बेचने के लिए वहां पे आप लगा दिए हैं। अगला बंदा क्या हुआ कि आप जैसे ही क्यूआर कोड डाले, आप कहेंगे कि इस क्यूआर कोड पे भेज दीजिए। यहाँ पे बीच में कोई सरकार नहीं है, कोई एक्सचेंज वाला सिस्टम नहीं है, वो आपको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भेज रहा है ना, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भेज रहा है। सपोज कि फोन पे से आपके अकाउंट में भेज रहा है या किसी अकाउंट किसी तरह से भेज रहा है, वो आपका क्यूआर कोड क्या करेगा, लेगा और पीछे कहीं फर्जीवाड़ा कर रहा है, किसी को स्कैम कर रहा है, किसी को ठग रहा है, किसी को कह रहा है कि चलो मैं वर्क फ्रॉम होम दे रहा हूँ, काम दे रहा हूँ, 10,000 रुपया भेजो। जैसे 10,000 रुपये का आपको अगर क्रिप्टो के बदले में भेजना है तो वो अपने बैंक अकाउंट से नहीं भेजाएगा। उसका पीछे जो टीम रहता है, फ्रॉड करने वाले लोग, किसी न किसी को बेवकूफ़ बनाएगा पहले और कहेगा कि फलाने अकाउंट में भेज दो। और कौन अकाउंट रहेगा, वो आपका अकाउंट रहेगा। जैसे ही आपके अकाउंट में पैसा आया, आप क्या करेंगे, उस बंदे ने जो वॉलेट एड्रेस दिया है उस पर आपने अपना क्रिप्टो तो भेज दिया, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा आया वो पैसा ईमानदारी का पैसा नहीं था, वो फर्जी तरीके से आपके बैंक अकाउंट में भिजवाया गया। किसके द्वारा, जिसको आपने क्रिप्टो भेजा। अब पीछे जिसके पास, मतलब कि जो इस बंदे के साथ फ्रॉड हुआ, उसको काम नहीं मिला, वो तो जाएगा पुलिस के पास, वो तो जाएगा साइबर डिपार्टमेंट के पास। वो साइबर डिपार्टमेंट जाएगा और वहाँ कंप्लेंट डालेगा। साइबर डिपार्टमेंट देखेगा कि उस बंदे के अकाउंट से जो पैसा निकला वो गया किसके अकाउंट में, तो वो आपके बैंक अकाउंट में गया। और जैसे ही वहाँ कंप्लेंट दर्ज होगा, आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। और तब तक अनफ्रीज नहीं होगा जब तक कि इसका क्लियरिफिकेशन, मतलब कि इसका कंप्लीटली पर्दाफाश न हो जाए, तब तक आपके अकाउंट को फ्रीज करके रखा जाएगा। और वो जो बीच में था, जिसने क्रिप्टो लिया और गायब हो गया, वो कहाँ गया आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपने उसके वॉलेट में भेजा है, वो अपने बैंक अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन किया नहीं है। इसी लफड़े के कारण मैक्सिमम अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, क्योंकि अकाउंट में आने वाला पैसा किस मोड से आ रहा है, ईमानदारी का पैसा है, बेईमानी का पैसा है, पता ही नहीं चलता है। अब आप कहेंगे यार ऐसे में तो क्रिप्टो ट्रेडिंग P2P नहीं करे। देखिए, अगर आपको क्रिप्टो खरीदना है बिना बैंक अकाउंट को लॉक या फ्रीज करवाए हुए, तो सबसे सेफ तरीका है कि आप जो ऑथराइज एक्सचेंज है उसी से खरीदें, लेकिन उसमें आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। आपको वहाँ पे जो है पूरा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके वहाँ पे डिटेल्स बताना पड़ेगा और सरकार के नज़र में रह जाए। आप वो नहीं करना चाहते, इसीलिए P2P ट्रेडिंग की है। लेकिन P2P ट्रेडिंग अगर आप किए हैं तो उसमें भी एक तरीका है जिससे आपके अकाउंट को फ्रीज नहीं किया जा सकता है। जैसे जिस अकाउंट से, जिस प्रोफाइल से आप बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, तो जो पैसा भेज रहा है, भेजने वाले का नाम भी उसी नाम से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अमन नाम का लड़का आपको पैसा के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट डाला है, चैट पे डाला है कि मैं आपके अकाउंट में पैसा डालूंगा, आप उसको क्रिप्टो देंगे। क्रिप्टो किसको दिए, अमन को। लेकिन रीता नाम की लड़की या रीना नाम की लड़की के अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया, इट मीन्स ये होगा कि फ्रॉड कहीं ना कहीं हो रहा है, उस लड़की को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और आप फंसेंगे, वो बीच वाला बंदा नहीं फंसेगा। और यही चीज हो रहा था बाइनेंस पे बीच में, जो मैं आपको STA टोकन के बारे में बताया करता था, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया। इसके बाद बहुत सारे लोग उसमें अरेस्ट भी हुआ और इसके बाद मेरा वीडियो पॉपुलर भी हुआ, लोग धन्यवाद भी देने आए। यही चीज़ मैं वहाँ पे देखा था और मैं जो मीटिंग हुआ था उसमें मैं उससे सवाल किया। सवाल यही किया था कि ये आप जो बाइनेंस पे जा करके इंडिविजुअल चैट करके पैसे भेज रहे हैं और बताया जाता है जिससे बात कर रहे हैं विदेश का है, तो भाई फ़ोन पे से आप अमेरिका में तो पैसा अभी रिसेंट में जिस समय घटना हुई थी बेच ही नहीं सकते हैं, मतलब कि भेज ही नहीं सकते हैं। तो जिसको भी भेज रहे हैं वो बंदा भी इंडियन है और जो पैसा भेज रहा है वो भी इंडियन है। लेकिन खेल यहाँ पे बेवकूफ़ बना करके कर दिया जाता था USDT के नाम पे, क्रिप्टो सेल के नाम पे। लोग ईमानदार आदमी वहाँ पे फंस जाते थे और ओवरऑल ये हो गया कि ये फ्रॉड करने वाले का अड्डा बन गया था। इसीलिए सरकार ने सबसे पहले इस चीज़ को क्रैकडाउन किया। और थोड़ा भी डाउट लगा, मतलब यार ये सिचुएशन है कि 500-5,000 का भी अगर ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में हो गया और सस्पेक्टेड हो गया, किसी ने कंप्लेंट कर लिया, तो मनी ट्रेल को खोलते खोलते आपके अकाउंट को फ्रीज किया जाएगा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जो आपका मेन अकाउंट है, जो आपका सेविंग अकाउंट है, जिसमें ज़्यादा पैसा आता है, उस अकाउंट को आप टच भी मत करिए। आप इसके लिए या तो पेमेंट बैंक या कोई ऐसा बैंक का अकाउंट खोल लीजिए सेपरेट, जहां पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और भविष्य में किसी तरह का लफड़ा हुआ तो आप सरकार को जवाब देने जाएंगे, सही तरीके से ईमानदारी से आप वहां पे जवाब देंगे। लेकिन तब तक पीछे जो आपका मेहनत से कमाया हुआ सैलरी का अकाउंट हो गया या जो बिजनेस कर रहे हैं वो अकाउंट हो गया, उस अकाउंट को होल्ड तो ना करें। ऐसा नहीं हो कि दिन भर आप जो दिनचर्या आपका है
डेली लाइफ है उसमें आप फ़ोन पे गूगल पे भी ना कर पाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए यही तरीका है कि आप मल्टीपल बैंक अकाउंट खोलिए। और ये चीज़ मैं आपको बहुत बार सलाह दिया हूँ कि आपके पास वैसे भी मल्टीपल बैंक अकाउंट होना चाहिए। एक होना चाहिए जिसमें आप शुद्ध बचत कर सकते हैं, उस पैसे को आप टच भी नहीं करिएगा, वो आपका इमरजेंसी फंड होगा। और दूसरा अकाउंट होना चाहिए जिससे डेली जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं फ़ोन पे, गूगल पे, या मान लीजिए कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उस चीज़ से जो है बिल भरने का काम करते हैं, तो इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट खोल लीजिए। उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट खोले रहेंगे तो आपको भविष्य में किसी भी तरह का फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और बाकी आपको भी मालूम है कि मेरा वीडियो बोरिंग ज़रूर होता है लेकिन लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ को सीखने के लिए थोड़ा मेहनत और समय तो देना पड़ेगा। बहुत हुई इंटरटेनमेंट की बात, कुछ अपने लाइफ में आगे बढ़ने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी तो इंटरनेट से गेन करिए ताकि आपका लाइफ बेहतर हो।